नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महासागर शिखर सम्मेलन में कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में चौथी क्वाड बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित। आरोग्य सेतु ऐप से लोग 14 अंकों वाला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर हासिल कर पाएंगे। आईआरसीटीसी सोमवार से सभी रेलगाड़ियों में खाना उपलब्ध कराएगा। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों के कल्याण के लिए कल स्माइल योजना शुरू करेगी। और अहमदाबाद में अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 266 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए कल 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए मतदान में 60% से अधिक वोट डाले गए। राज्य में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ साथ मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उन्हें उचित मूल्य पर आवश्यक कृषि उत्पाद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक नागरिक को रोजगार, भोजन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अद्भुत काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने माफिया तत्वों को टिकट दिया है और वे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की ताकि ऐसे माफिया तत्व सत्ता में न आ सकें। श्री मोदी ने कहा कि कल पहले चरण में प्रदेश के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य राज्य के भविष्य से जुड़ा है और उनकी सरकार हर युवा को रोजगार देने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें राज्य से बाहर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया। दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया।
मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलकर अमर मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है, जो मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। पार्टी ने बलिया जिले की बैरिया सीट पर सुभाष यादव को भाजपा सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ टिकट दिया है। उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल समाप्त हो जाएगा। राज्य में 70 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल कर सत्ता में आएगी। अल्मोड़ा में आज विजय संकल्प सभा में उन्होंने कहा कि इस दशक को भाजपा ही उत्तराखंड का दशक बना सकती है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में डबल इंजन वाली सरकार ने बिना किसी भेदभाव के राज्य के विकास के लिए काम किया है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उद्देश्य से काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्ष में कुमाऊं मंडल का विकास डबल इंजन सरकार की मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें पिथौरागढ़ टनकपुर रेल लाइन भी शामिल है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण भी जल्द ही किया जाएगा। गोवा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल समाप्त हो रहा है। गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जोरदार चुनाव अभियान में जुटे हैं। भाजपा के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने मतदाताओं से कहा कि पार्टी के लिए दिया गया प्रत्येक वोट गोवा को स्वर्ण राज्य में बदल देगा। मडगांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने एक चुनावी सभा में चुनाव में शामिल नए दलों की आलोचना करते हुए लोगों को सचेत किया कि केवल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती है। मणिपुर में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 28 फरवरी को होगा। पंजाब में नशा और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न प्रवर्तन दलों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से 407 करोड़ 15 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया है। इसके अतिरिक्त निगरानी दल ने 27 करोड़ 85 लाख रुपए नकद, 9.25 किलो सोना, 10.25 किलो से अधिक चांदी और करीब 1 किलो आभूषण बरामद किए हैं। पंजाब में स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहरों में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में कड़ी चौकसी बरत रहे हैं। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान शामिल हैं। चुनाव सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज वन ओशन समिट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि 3 लाख युवाओं ने करीब 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना को इस वर्ष समुद्र से प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए 100 जहाज दिवस देने का निर्देश दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक वैश्विक पहल शुरू करने में फ्रांस के साथ शामिल होने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा एक समुद्री सभ्यता रहा है और आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में प्रमुख स्तंभ के रूप में समुद्री संसाधन शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चौथी क्वाड संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया है।
उन्होंने सदस्य देशों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि वे इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज संपन्न चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद श्री जयशंकर ने ये बात कही। The interactions that we have had has made it evident that robust bilateral relations between our respective countries, strategic convergences, and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. We are building an agenda which seeks to further our shared vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. We are keen to work together to further peace and stability and economic prosperity in the Indo-Pacific through collective efforts which address contemporary issues. बैठक के समापन पर क्वाड मंत्रियों के संयुक्त बयान में इन नेताओं ने 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों सहित भारत में आतंकवादी हमलों की फिर निंदा की। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2021 में पारित प्रस्ताव 2593 की पुनर्पुष्टि की। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान क्षेत्र को किसी देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने, धमकी देने, आतंकवादियों को शरण या उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए योजना बनाने या वित्त उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इससे हिंद महासागर की सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 48,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% है। इस दौरान 1,50,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 58,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा को सूचित किया कि देश भर में कैदियों को 6,41,252 टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महासागर शिखर सम्मेलन में कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में चौथी क्वाड बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, कार्रवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित। आरोग्य सेतु ऐप से लोग 14 अंकों वाला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर हासिल कर पाएंगे। आईआरसीटीसी सोमवार से सभी रेलगाड़ियों में खाना उपलब्ध कराएगी। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों के कल्याण के लिए कल स्माइल योजना शुरू करेगी। और अहमदाबाद में अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 266 रन का लक्ष्य दिया।
प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संकुचन हुआ, लेकिन सरकार खुदरा मुद्रास्फीति की दर 6.2% बनाए रखने में सफल रही। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट निरंतरता, कराधान के अनुमान और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए है। उन्होंने 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तत्कालीन संप्रग सरकार के प्रदर्शन की तुलना करते हुए कहा कि उस वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर 9.1% थी, जबकि कोविड महामारी के दौरान ये 6.2% रही, जबकि अर्थव्यवस्था पर इसका काफी अधिक प्रभाव पड़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संकुचन हुआ। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण 9.57 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2008-9 में वैश्विक मंदी के समय 2.12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय कई गुना अधिक लाभ देता है और इसलिए सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, जिसके फलस्वरूप महामारी के दौरान कई यूनिकॉर्न की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि इस बजट में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरा होने को लेकर एक दूरदृष्टि है और इसके मद्देनजर सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ में कहां होगा, यदि इसके बारे में एक दूरदृष्टि नहीं होगी तो हमें उसका खामियाजा ठीक उसी तरह भुगतना होगा जैसा हमने पहले 70 सालों में उठाया और इनमें से 65 साल कांग्रेस ने शासन किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये भारतीय कृषि को बेहतर और आधुनिक बनाने में कारगर साबित होगा। कांग्रेस सदस्यों की टोका-टोकी के बीच सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि संप्रग सरकार के शासन में राष्ट्रीय नीतियां कहीं बनती थी और घोषणाएं कहीं और से होती थी। चर्चा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें कई खामियां हैं और स्वास्थ्य सहित विभिन्न अहम क्षेत्रों के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि ये लोगों और देश के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे आने वाले समय में विकास को गति मिलेगी। तेलुगु देशम पार्टी के कनक मेदला रविंद्र कुमार ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कई खामियां हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न जरूरी क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा सदस्य केसी रामामूर्ति ने बजट को लोकोन्मुखी, प्रगतिशील और आगे की दिशा तय करने वाला बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में आम बजट और संबंधित दस्तावेज रखे थे। 2 फरवरी से दोनों सदनों में पहले राष्ट्रपति अभिभाषण और फिर आम बजट पर चर्चा की गई। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम है। इससे पहले आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जवाब दिए जाने के बाद 14 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही उच्च सदन में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ। उपसभापति हरिवंश ने बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में जिस तरह से कामकाज हुआ, उसे लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू और अपनी तरफ से प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब सदन को व्यवधान और शोरगुल की विवशता के कारण स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में निर्धारित समय से आधे घंटे से अधिक कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में सदन में 51 तारांकित प्रश्न पूछे गए, वहीं शून्यकाल में लोक महत्व के 71 मुद्दे उठाए गए। विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के 50 मुद्दे उठाए गए। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से जुड़ा विषय उठाने की कोशिश की। इस विषय पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दलों के सदस्यों ने प्रश्नकाल में सदन से वॉकआउट भी किया। अनेक विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए आसन के समीप पहुंच गए। केरल से कांग्रेस के सांसद कोडिकुनिल सुरेश और आरएसपी के
एनके प्रेमचंद्रन समेत कुछ सदस्यों ने इस विषय पर कार्यस्थगन के लिए नोटिस भी दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद इस विषय को लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को प्रश्नकाल में इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी तथा विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने को कहा। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। गत 31 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आज पहली बार प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ। हालांकि प्रश्नकाल पूरा चला। इसके बाद शून्यकाल में अनेक सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए। बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने सेना में महार, राजपूताना, सिख और डोगरा तथा अन्य रेजिमेंटों की तरह अहीर समुदाय की अलग रेजिमेंट बनाने की मांग की। कांग्रेस के प्रद्युत बारदोलोई ने आरोप लगाया कि असम में गैर न्यायिक तरीके से मुठभेड़ों में लोगों को मारा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मई 2021 से अब तक ऐसे 90 मामले सामने आए हैं। उन्होंने इनकी न्यायिक जांच की मांग की। भाजपा के राजदीप रॉय ने असम के एक नागरिक की मिजोरम से तेल की आपूर्ति करके लौटने के दौरान कथित हत्या का मामला उठाया। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है सबका साथ सबका आवास। उन्होंने कहा कि ओडिशा और किसी अन्य राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पहले 75,000 रूपये मिलते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि 75,000 रूपये में आवास नहीं बन सकता और ऐसे में इस राशि को करीब दोगुना किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि 74 लाख अधूरे इंदिरा आवास को मोदी सरकार ने पूरा किया। मंत्री ने कहा कि 30 साल में 3 करोड़ से अधिक आवास बने और हमने सिर्फ 7 साल में 2 करोड़ 46 लाख आवास बनाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राशि भी दोगुनी की और बिजली, शौचालय और उज्ज्वला योजनाओं के अंतर्गत लाभ भी दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल करके हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को स्वास्थ्य ऐप आरोग्य सेतु के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इसके जरिए 14 अंकों वाले विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या का लाभ आरोग्य सेतु के उपभोगकर्ताओं को मिल सकेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत उपयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं। वे इस संख्या का उपयोग डॉक्टर के परामर्श, लैब रिपोर्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड सहित अपने मौजूदा और नए मेडिकल रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। वे इन रिकॉर्ड को पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवर, चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश भर में कैंसर रोगियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 8,500 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोकसभा में मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 1,50,000 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 80,000 केंद्र पहले ही शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि जन औषधि दवाओं की कीमतें ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से 50% और कुछ मामलों में 80 से 90% तक कम हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि पिछले माह तक देश के सभी जिलों में लगभग 8,675 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोले गए हैं ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने सोमवार से सभी रेलगाड़ियों में पका हुआ भोजन फिर से उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। यात्रियों की आवश्यकता और कोविड लॉकडाउन के प्रतिबंधों पर नरमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। IRCTC ने कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में पिछले वर्ष दिसंबर में ही ये व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना NRP तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भविष्य की रेल व्यवस्था तैयार करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में बताया कि NRP का उद्देश्य रेलवे का माल भाड़े में अपना हिस्सा बढ़ाकर 45% करने के लिए संचालन क्षमताओं और व्यवसाय नीति की शुरुआत के लिए रणनीति का आधार तैयार करना है। सरकार कल नई दिल्ली में स्माइल हाशिए पर आए व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के लिए समर्थन का शुभारंभ करेगी। ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 2021-22 से 2025-26 तक योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 2 उप योजनाएं शामिल हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना और भीख मांगने वालों के समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। नए दरबार हॉल में 750 लोग बैठ सकते हैं। महाराष्ट्र के लोगों और राज्य सरकार को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य का नाम ही अपने आप को बताता है कि ये देश का सबसे महान राज्य है। इस अवसर पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श प्रतीक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि अगले 5 वर्ष में बिहार के सड़क बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बिहार के मुंगेर में एक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय 2022-23 के दौरान 25,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को पूरा करेगा। जब हमारे आने वाले ये 5 साल पूरे होंगे तो बिहार में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में होगा। मैंने अभी उत्तर प्रदेश में जब मैं गया था तब मैंने ये जिक्र किया था कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा और यही कोशिश हम बिहार में भी करेंगे, जिससे बिहार की तरक्की और विकास होगा। और इस काम में बिहार की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लैंड एक्विजिशन में, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस में हमें लगातार सहयोग मिलता है। आगे भी इसमें अगर मिलेगा तो इसकी गति और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 266 रनों का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 32 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से 16 मार्च तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग सवेरे 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुगल गार्डन देखने जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6ठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महासागर शिखर सम्मेलन में कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में चौथी क्वाड बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित। आरोग्य सेतु ऐप से लोग 14 अंकों वाला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर हासिल कर पाएंगे। IRCTC ने सोमवार से सभी रेलगाड़ियों में खाना उपलब्ध कराने का निर्णय किया। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों के कल्याण के लिए कल स्माइल योजना शुरू करेगी। और अहमदाबाद में अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 266 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।